हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि क्लास 12 बोर्ड में भी जो पेपर आने लगा है, क्वेश्चन पेपर, वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने लगा है, जहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। इसी में कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन जाए, क्योंकि यही आपकी पढ़ाई रुकने थोड़ी वाली है। आप तो आगे बढ़ेंगे और फ्यूचरिस्टिक जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट की ही टेस्टिंग होने वाली है। तो डिटेल्ड वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपकी मदद कर रहा हूं और चैप्टर 1 से लेकर हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 पर, रे ऑप्टिक्स पर। इसके पार्ट 2 पर है, ये डिटेल्ड वीडियो है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डेरिवेशंस मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसके बाहर से आपके यहां कुछ नहीं आना है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो इनको फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ यहीं से आएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट के लिए कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बन जाए, सरल भाषा में फिजिक्स समझ में आए और न्यूमेरिकल्स आपसे निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, जिसका आप पढ़कर आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें। चलिए बात को आगे स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज में। इसके पहले के पार्ट्स और इसके पहले के चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं, जो देखना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में देखने पर जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्डअप होती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, जैसे भटकना ना पड़े। आप प्लेलिस्ट का लिंक चालू कर दीजिए क्लिक करके और वीडियो देखते चले जाइए। तो ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लास 12 के लिए, बोर्ड्स के लिए पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। टीआईआर भी पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के साथ, और उसका इस्तेमाल जो हमारा प्रिज्म में और ऑप्टिकल फाइबर्स में है उसको भी देखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जो मैं आप पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो पढ़ाई में काफी सहूलियत होगी। तो ये देखिए पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, और पीडीएफ यहां अपलोड होती रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी का ऐप है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं। आप जब मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये डेरिवेशन में ऐसा क्यों किया है, सर ये जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं इसमें इसकी जगह ये कर दें तो क्या होगा, जिससे आपको आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ने में आसानी हो और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लगा पाए। इसके अलावा देखिए ये द्रोणा बैच इसीलिए हम लोगों ने चालू कर रखा है, द्रोणा बैच फिजिक्स और द्रोणा बैच मैथमेटिक्स। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि पूरी चीज पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, उसके बाद सारे डेरिवेशंस कराए, न्यूमेरिकल्स कराए, उसके बाद 2 स्पेशल लेक्चर्स हम लोग रखते हैं। एक होता है एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां पर एनसीईआरटी के सवाल मैं लगवाता हूं, और उसके बाद दूसरा एक लेक्चर पर चैप्टर होता है पीवाईक्यूज कॉर्नर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाता हूं। तो जब ये चैप्टर खत्म होता है तो आप बिल्कुल तैयार होते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। ये इसकी ब्यूटी है और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में इनरोल होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, और फीस भी नॉमिनल है, पूरे साल की फीस है जस्ट 999, 80 से 85 रुपए महीना। तो जो बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और स्टोर सेक्शन में चेक करें और वहां से आप द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं, जो जिस मकसद से ये वीडियो बना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको जैसे पता ही होगा क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाती है तो उसके इंटरफेस पर जब वो पड़ती है, मीडियम डिफरेंट होने की वजह से अपने पाथ से वो डिफर कर जाती है। यानी ऐसे तो सीधी जा रही है एक मीडियम में, लेकिन जब 2 मीडियम हुए, उसके इंटरफेस पे पड़े, बाउंड्री पे पड़ा, तो वो अपनी सीधी पाथ को छोड़ देती है। या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल आती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। इसी घटना को, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर ये 2 मीडियम जो हैं, मान लीजिए ये जो मीडियम है
ये अवे फ्रॉम, ये देखिए नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो ये आपका रेयरर मीडियम है नीचे वाला, और ये डेंसर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और अगर ये यहां पर देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल आई, ये जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये घूम गई नॉर्मल की तरफ, तो ये आपका जो मीडियम है वो रेयरर है और ये डेंसर है। और अगर ये नॉर्मली सीधे पड़ जाती है किसी भी इंटरफेस पर, मीडियम 1 मीडियम 2, यहां देखिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 था, इसी तरह मीडियम 1 था जो कि यहां पर ग्लास के रूप में लिखा हुआ है, और एयर के रूप में मीडियम 2 है। ग्लास का आप जानते हैं कि डेंसर मीडियम और एयर रेयरर, और अगर इन दोनों में सीधे पड़ जाए तो वो बिल्कुल सीधे ही निकल जाती है। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप नॉर्मल से लेते हैं, दैट इज आई, ये आपको मालूम ही है। और यहां पे ये डेंसर रेयरर जो बातें बोली जा रही हैं, ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, अभी 2-3 स्लाइड के बाद मैं आपको फिर से इस पे चर्चा करूंगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। नॉर्मली हम लोग डेंसर रेयरर इतना पढ़े होते हैं कि मास डेंसिटी ही सोच लेते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी का मामला है, तब बात हम लोग कर लेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या हो गया, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा, ये सीधी पड़ गई तो ऑब्लिकली नहीं है तो सीधी निकल गई, लेकिन अगर तिरछी पड़ती है नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पाथ का डिविएशन फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जाने में जब वो ऑब्लिकली पड़ रही है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लॉज आ जाते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, तो यहां लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो लॉ हैं, एक होता है, पहली बात फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, ये देखिए आपकी इंसिडेंट रे कौन सी हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे, भाई आने वाली रे, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई है, और मान लीजिए यहां कहीं से जा रहा है तो एंगल आर है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और आप ये भी जानते हैं ये आपका नॉर्मल है। तो ये क्या बोलता है पहला लॉ, कि द इंसिडेंट रे यानी ये, एंड द रिफ्रैक्टेड रे यानी ये, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी यहां पर जो नॉर्मल आपने खींचा है, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये जितने भी रिफ्रैक्शन होते हैं उनमें ये लॉ वैलिड होता है, इसीलिए इसको लॉ बोलते हैं। जब किसी को लॉ बोल देते हैं वो कानून हो जाता है कि ये इवेंट अगर हो रही है, ये फिनोमिना अगर हो रहा है, तो ये लॉ उसमें लग के रहेगा, ठीक। तो ये बात आप समझ पाए, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरी बात करते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका बड़ा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सेकंड लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी काम भर का आपको पता है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंस एंगल है, इसका साइन ले लो, और रेशियो है, इसका साइन ले लो, साइन और, तो ये हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये जो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, इस पेयर के लिए, इस जोड़े के लिए, अगर इस पेयर में कोई एक बंदा बदल जाए तो ये रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और कई तरीके से लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग केवल n2 n1 लिखते हैं, और भी कई तरीके हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन जोड़े में से, पेयर में से एक भी क्वांटिटी, एक भी मीडियम बदला तो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा। तो ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये कहने का ये मतलब है। और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वन मीडियम, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू होता है, ठीक। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये दो जो लॉज हैं, ये दो लॉज रिफ्रैक्शन में हमेशा वैलिड होंगे, चाहे वो जैसा रिफ्रैक्शन हो रहा हो, चाहे वो प्लेन मिरर से हो या वो लेंसेज में हो, स्फेरिकल सरफेसेस से हो। तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं।
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तीन और फॉर्मूलों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो हमने साइन आई साइन आर देखा, और उसके बाद स्पीड में भी कोरिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम लिख रहे हैं, तो कई बार इसको एयर को या वैक्यूम को हम नहीं लिखते हैं और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर वैक्यूम को एक ही पकड़ के चलते हैं लगभग। ठीक, तो यहां पर अगर इसे क्या बोला जाता है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उनमें से एक मीडियम वैक्यूम होगा, तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो यहां म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैं जबरदस्ती कानून कर रहा हूं कि जिससे बातों को पकड़ सकें। अब मान लीजिए इसमें से एक मीडियम जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे थे वो वैक्यूम था या एयर, अगर वैक्यूम एयर ना हो वो भी मीडियम हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दोनों मीडियम हो गए, इसमें एयर तो कोई है नहीं, तो उसमें इसको लिखते हैं ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये एब्सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होगा तो रिलेटिव। तो यहां पर लिखते हैं 1μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसकी वैल्यू होती है v1 अपॉन v2। तो इसको भी आप ध्यान रखें, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। साइन आई अपॉन साइन आर तो था ही 1μ2, लेकिन ये भी फॉर्मूला बन गया। अब इसी से हम लोग वेवलेंथ का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वो भी ध्यान रखना है। जिस टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस फॉर्म में उसका रिप्लाई हम कर देंगे। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं बेटा और वेवलेंथ की घटना को अंजाम देते हैं। अब यहां पर आप जैसे लिखा है, पीछे वाला सवाल देखा था ना कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन वी, और आप सी को लिख सकते हैं न्यू इंटू लेमडा। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला पढ़े, v इज इक्वल टू एन लेमडा, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इसी c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, लेमडा क्या वैक्यूम में वेवलेंथ, इसी तरह न्यू इंटू लेमडा इन मीडियम। और फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। इसलिए न्यू न्यू रखा, इन दोनों को काट दो तो लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा इन द मीडियम आ गया। तो ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी तरह रिलेटिव, ये तो एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव की बात करेंगे तो लेमडा अपॉन लेमडा 2 आ जाएगा। यही पीछे देखा था फॉर्मूला, तो इसको v1 अपॉन v2 लिखा था, और आप चाहें तो इसको साइन आई अपॉन साइन आर लिख लें। तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 टर्म हो गए। मौके मौके पे हम लोग इसका चौका लगाते रहेंगे। तो ये बात आप यहां पकड़ पाए होंगे। अब नोट देखिए, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। भाई रेशियो तो दो सिमिलर क्वांटिटीज का है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी, लेमडा लेमडा, साइन आई साइन आर, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये एक नंबर होता है। और इस डायमेंशन में भी कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, बिकॉज इट इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो ये बात यहां तक आप पकड़ पाए होंगे। अब अगली बात करते हैं कि बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है और कैसे इसमें ये फर्क होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मास डेंसिटी क्या होती है, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये इसे बोलते हैं मास डेंसिटी। मास जो हम लोग अक्सर बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, मास डेंसिटी।
लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी किसे कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होगी तो वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी इसका कोरिलेशन किससे है? स्पीड ऑफ लाइट से, ऑप्टिकल डेंसिटी का। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, खूब तेज चल रही है लाइट, तो ऑप्टिकली रेयरर है, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो ऑप्टिकली डेंसर है। ये मतलब है, इसके मास डेंसिटी से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो टर्पंटाइन होता है, टर्पंटाइन का तेल होता है, कई लोग तारपीन का तेल भी बोलते हैं, कई लोग पेंट में मिला के लगाते हैं, कई लोग नहीं, लगभग बहुत लोग, जिससे वो पतला होता है, लगता है फिर तारपीन उड़ जाता है तो फैल जाता है तेल। तारपीन का तेल सुना होगा। तो तारपीन का तेल जो होता है, टर्पंटाइन जो होता है, उसका मास डेंसिटी आपका वाटर से कम होता है। ये देखिए यहां पे लिखा भी है कि टर्पंटाइन एंड वाटर, तो मास डेंसिटी टर्पंटाइन का वाटर से कम होगा। पानी के ऊपर डाल देंगे तो तैरने लगता है टर्पंटाइन। आप कभी तारपीन की बोतल मिलती हैं 50-60 रुपए की 1 लीटर तो आप जब डालेंगे, प्योर नहीं मिलती, लेकिन अब आजकल मिलावट आ गई, तो उसमें अगर आप डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसकी टर्पंटाइन की जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पंटाइन की वाटर से ज्यादा होती है। तो आप एग्जाम्पल से समझ पाए कि मास डेंसिटी कम या ज्यादा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी वैसे ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो टर्पंटाइन की मास डेंसिटी वाटर से ज्यादा, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से कम। और यही बात यहां एक स्टेटमेंट में है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज ए क्वांटिटी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां भी जब भी ऑप्टिक्स में डेंसिटी की बात की जाएगी, वो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की जाएगी। ठीक, चलिए एक कदम और, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहां लिखा है मोनोक्रोमेटिक light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface। ये देखिए यहां पर एयर था, ये वाटर था बेटा, और यहां पर इंसिडेंट ऐसे हो रही होगी। इसकी लैम्डा दे रखी है, लैम्डा एयर 589 नैनोमीटर, और ये रिफ्रैक्शन वगैरह हो जाएगा, वाटर इससे डेंसर है, तो ये इस तरफ IR की कहानी बनेगी। देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है। इफ म्यू फॉर वाटर इज, ये वाटर के लिए जब ये म्यू लिखे वाटर, तो दूसरा वाला एयर है, ये पहले अंडरस्टूड रहता है, जब ना लिखा हो तो यही मानते हैं। 1.33 फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रेक्टेड लाइट इन वाटर। तो वाटर यही इसके अंदर की, तो हमें लैम्डा ऑफ वाटर निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो जो पहले थी वही अब भी रह जाएगी, खैर निकालनी तो वो भी है, और उसके बाद स्पीड इन वाटर निकालना है। ये तीन चीजें हमसे पूछिए जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए म्यू और लैम्डा दे रखा है, तो बात शुरू कर देते हैं। लैम्डा ए को पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर में, तो 589 इंटू 10 की पावर -9, या आप लिख सकते हैं 5.89 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ये कहानी इसकी हो गई। अब अगली बात देखते हैं कि हमें म्यू जी, देखिए म्यू डब्ल्यू पता है, म्यू डब्ल्यू पता है 1.33, और हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें रिश्ता कुछ बना सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी तो होगी सेम, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा ए निकाल लेते हैं पहले। तो अगर ये निकालेंगे तो ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहने वाली है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा ए कहां दिया है, ये ऊपर लिखा हुआ है 5.89 इंटू 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये करीबन आ जाएगा 5.093 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। ये दिस इज दी फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हमारी एयर में भी वही रहेगी और वाटर में भी वही रहेगी। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW की चर्चा की जाए तो हम क्या लिख सकते हैं,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, तो सी अपॉन म्यू ऑफ वाटर कह सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि म्यू ऑफ जो वाटर होता है वो सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर होता है, अभी पढ़ा है फॉर्मूला। इसी का इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हो। तो सी हो गया 3 इंटू 10⁸, और वाटर का है 1.33। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ये वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक आंसर तो ये आ चुका है, और फ्रीक्वेंसी विल बी सेम इन बोथ द मीडियम, एक आंसर ये आ चुका है। अब तीसरा बचा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की घटना देख लीजिए, हम जानते हैं वेवलेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एयर, वही फॉर्मूला, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो लेमडा ए कितना था 5, ये ऊपर लिखी वैल्यू 5.89 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.33। अब इसको आप कर लीजिए डिवाइड, और वैल्यू आ जाएगी 4.43 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये देखिए आपका पूरा तीनों आंसर है। ऐसे सवाल टपक जाएंगे, और ये कुछ भी दम नहीं है, बेसिक सवालों में से एक है जो आपने समझ लिया होगा। मैं हट जाता हूं जैसे पूरी स्क्रीन आप नोट डाउन कर सकें, फिर आगे चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, और 2-4 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे अब तक। आगे की बात लेके जाते हैं और देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो म्यू है ना, या एन है, जो भी भाषा लिखी है अब लिखते हैं सिंबल म्यू या एन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बातें अफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो नेचर ऑफ द मीडियम। भाई आपने ग्लिसरीन लिया है, वाटर लिया है, तारपीन का तेल लिया है, क्या लिया है, तो मटेरियल अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। फिर वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो वेवलेंथ आप लाइट यूज करते, मान लो लाल कलर की वेवलेंथ इस्तेमाल की, रेड कलर, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और निकलेगा। पीला कलर इस्तेमाल किया, येलो, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और निकलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि लैम्डा पर, यानी लैम्डा पर, वेवलेंथ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। जैसे कि वाह वाह हो, या आप कहीं भी लिख रहे हो किसी का आंसर, तो ये बात आपके जहन में रहे। टेम्परेचर, आप जब टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं तो मीडियम की डेंसिटी में फर्क आ जाता है, उससे भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क मिलेगा। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, और जो आप, भाई मान लीजिए वाटर है, और वाटर एयर की रेस्पेक्ट में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन इसके किनारे किनारे आपने ग्लिसरीन भर दी, तो क्या होगा, अब रे तो ग्लिसरीन टू वाटर जाएगी ना, तो सराउंडिंग मीडियम कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये पेयर ऑफ मीडियम के लिए होता है, एक पेयर जोड़े के लिए होता है, सिंगल नहीं होता, कभी किसी के रेस्पेक्ट में होता है। और जब सिंगल लिखते हैं म्यू बराबर 1.33 फॉर वाटर, तो हम ये कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर है या वैक्यूम है, उसको लिख नहीं रहे हैं, है वो पेयर ऑफ मीडिया ही, लेकिन ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। उस मीडियम में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री पर रे डाले हैं या 40 डिग्री पर डाले हैं, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा। ये आप पढ़ते हैं ना, कहीं भावना ऐसी ना आ जाए कि सर हमने आई तो बदल दी, और आप तो ये बोल रहे हैं आई बदला तो साइन आई बदला तो चेंज हो जाना चाहिए। जब आप आई बदलेंगे तो आर भी बदल जाता है, जैसे आई बदलेंगे वैसे ही आर बदल जाएगा, इनका रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक, तो ये बात पकड़ के रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये चीज का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड नहीं करता है। खैर ये बात आप पूरी पकड़ लिए होंगे। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर कारण क्या है रिफ्रैक्शन होने का। जैसे मैंने कहा ये डिटेल्ड वीडियो है, सुपर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, कहीं भी फोड़ देंगे आप, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आने वाले समय में आगे के एग्जामिनेशन हो। क्यों होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन होने की वजह क्या है कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे या प्रूफ करेंगे, तो मैं
इधर थोड़ी जगह ज्यादा है, मैं यहां पकड़ लेता हूं। मान लेता हूं पहला कहानी क्या है, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, तो पहले मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब पहला मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम, और जिसमें वेलोसिटी कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा दूसरे वाले से। तो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। तो v1 इज ग्रेटर देन v2 अगर पहले में है तो ये है ऑप्टिकली रेयरर, एक बार आपके ध्यान में लाना जरूरी है, ऑप्टिकली रेयरर। और ये है, ये का मतलब मीडियम वन की बात कर रहे हैं, मीडियम वन। और मीडियम टू क्या है, ऑप्टिकली डेंसर बेटा। तो डेंसर में वेलोसिटी कम, रेयर में वेलोसिटी ज्यादा। अब आप देखिए यहां पर, आपने तो भैया बताया हुआ है 1 μ2 का मतलब होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको लिखे हुए हो v1 अपॉन v2। अगर v1 v2 से बड़ा है तो ये टर्म एक से बड़ा हो जाएगा। अगर एक से बड़ा होगा तो आप बताओ, ये जो आई एंगल है इससे ये आर छोटा होना चाहिए कि नहीं, तभी तो ये वैल्यू इससे कोरिलेट करेगी कि v1 बड़ा है तो v2 छोटा, तो साइन आई बड़ा होना चाहिए, साइन आर छोटा होना चाहिए इससे। तो अगर आपने ये आई भेजा यहां पर, जो हमने लिखा है ये कैसा है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम, देखो ना। अब ये आई, अब v1 बड़ा तो साइन आई बड़ा, अब v2 छोटा इससे कम, तो ये साइन आर कम होना चाहिए। साइन आर कम कब होगा, जब आर आई से छोटा होगा। छोटा मतलब क्या किया, रिफ्रैक्शन हो गया, सीधे नहीं गया, घूम गई रे आप। इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं। नंबर 2 ले लीजिए, अगर आपका v1 छोटा हो जाए, तो अब मैं ये कहानी नहीं लिख रहा हूं, तो समझ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बेटा, और ये रहा v1 अपॉन v2। ये बनाया एक v1 एंगल, आई एंगल दे दिया, v1 स्पीड इसमें है। अब v1 छोटा है, v2 बड़ा है, तो r बड़ा होना चाहिए। तो ये तो सीधे जाना चाहती थी, लेकिन अब r बड़ा करना है, तो ये नॉर्मल से दूर चली गई। और ये आपका था डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयर। तो इसलिए यहां भी रिफ्रैक्शन हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि रेज टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों जा रही हैं, और कारण क्या है, कारण है स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में, इसी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब, जिस लाइन पे चल रही थी वो सीधी पाथ को नहीं फॉलो किया, अपने पाथ को डिविएट कर गई। किधर डिविएट की, ये भी पता चल गया अपने को। ठीक है, अब अगली बात देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जानकारी हमको देता है। तो जानकारी देखिए ये मिलती है हमको, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स 2 इंफॉर्मेशन। पहली कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग किधर है, टूवर्ड्स है नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल है। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो अगर 1 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब 1 से ज्यादा आने का कैसे आएगा, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिखते हो ना। अगर ये 1 से बड़ा है, 1 μ2 से बड़ा है, तो यहां पर साइन आई साइन आर से बड़ा है। यही तो मतलब है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसका मतलब आई आर से बड़ा है। इसका मतलब मीडियम 2 में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई, आर छोटा होना है ना। तो अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो आप तुरंत कह देंगे, तुरंत ही, कि वो सेकंड मीडियम में नॉर्मल की तरफ आ गई। और सिमिलरली जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होगी, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस कहानी में आई हमारा आर से, तो इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल।
देख पा रहे हैं? तो ये जानकारी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिल जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है। एक से बड़ा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, एक से छोटा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात आप पकड़ लिए होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये जानकारी कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बड़ी कीमती जानकारी है। दूसरी बात, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जुड़ा रहता है। मतलब क्या है? जैसे किसी का मान लीजिए विथ मीडियम का हम एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें तो उसको C/VM लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सपोज कर लेते हैं, तो आप Vm को क्या लिख सकते हो? C/ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जो कि 3/2 है, मतलब 2/3C। तो आप ये कह पाएंगे, अगर आपको किसी ने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का 3/2 है, तो आप कह देंगे इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2/3C के बराबर है। जो स्पीड वैक्यूम में होती है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका 2/3 है इस मीडियम में। इसका देखिए उल्टा आ रहा है, ये नीचे रखते हो ना, पलट जाता है। तो कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3/2 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2/3 ऑफ द लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम हो जाएगी। तो ये जानकारी भी तुरंत मिल गई कि भाई वेलोसिटी आपकी कितनी है। कितनी का मतलब वैक्यूम में जितनी होती है उसकी रेस्पेक्ट में कितनी है। तो ये कौन बता रहा है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बता रहा है। तो मैं इसलिए आपके कान में, दिमाग में ठूस रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी काम की चीज है। क्या इससे मिलता है? ये सब बातें आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे, तो शायद वो स्किप कर दें ये, शायद। तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, 10% ही लोग ही इसकी चर्चा करते हैं, शायद वो भी करते नहीं करते मालूम नहीं। तो आपको ये सब बातें सीखनी है, जैसे आप जबरदस्त तरह की मजा ले सकें, और सरल भाषा में बता ही रहा हूं। चलिए आगे की कहानी चलते हैं। ये बात आप समझ गए, मैं हटता हूं। कोई बच्चा अगर नोट करने की चाहत रखता है तो नोट कर सकता है, बाकी इसका पीडीएफ तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा आपको। अब अगली बात करते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि अगर कोई रे एक जगह से दूसरी जगह आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शंस जा रही है, उसमें रिफ्लेक्शन कुछ हो रहा हो, और वो जाके कहीं जाके टिकती है, लगती है, और अंत में कहीं पहुंचती है, और हम क्या करें, उस अंत में जहां पहुंची है उसके पाथ को वापस कर दें, वहीं से रिवर्स कर दें, जिधर से आई है उधर ही पहुंचा दें। तो जहां से शुरू हुई थी वो वहीं पहुंच जाती है। जिस पाथ को ट्रेवल करके आप पहुंचे हैं ए से बी, अगर हमने बी को वापस कर दिया सेम, तो बी से रे उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए ए पर पहुंच जाती है। जैसे आप लखनऊ टू दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं कोई रोड के तहत फॉलो करते हुए, अब बॉम्बे से आप पलटे जब ना, तो वही रोड फॉलो करते हैं दिल्ली आने के लिए, दूसरी रोड फॉलो नहीं करते हैं, रिट्रेस करते हैं अपने पाथ को। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, और ये बड़ी बड़ी काम की है, और मैथमेटिकल हमको ये फॉर्मूले उससे मिलते हैं, ये हम डेराइव करेंगे अभी आपके लिए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ए फाइनल पाथ ऑफ ए लाइट रे, जैसे ये फाइनल पाथ यहां पहुंचा था और ये प्लेन मिरर लगा दिया है, आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, कुछ भी हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, अंडमंड कुछ भी हो, इज रिवर्स, अगर जैसे आ रही थी वैसे ही लौटा दीजिए आप, इट रिट्रेसेस देयर पाथ एग्जैक्टली, मतलब ये जैसे आ रही थी वैसा लौटाएंगे तो तुम वहीं बी ए से सी पहुंची, यहां से वापस कर दो तो सी टे से पहुंच जाएगी। और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इससे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से निकलता है। इन फॉर्मूलों को हम डेराइव कर लेते हैं जिससे और जबरदस्त तरीके से हम इसको समझ सकें। तो आइए चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। ये इसका रहा बेटा डेरिवेशन। तो कुछ हल्की फुल्की फोटो बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक इंटरफेस है मीडियम 1 का, ये रेयरर मीडियम ले लो, कोई ना कोई तो लेना ही पड़ेगा, इसे डेंसर मीडियम ले लेते हैं, और यहां पर एक रे को फॉल कराते हैं,
ये देखिए नॉर्मल आपने ड्रॉप करा दिया। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, सीधे जाने की जगह थोड़ा सा बेंड करा दिया, और बेंड करा के हमने एक प्लेन मिरर रखा यहां पर। व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेन मिरर। और ये जो फॉल कराया हमने 90 डिग्री पर करा दिया, जिससे कि जहां पर पड़े वैसे ही ये लौट जाए। हमको रिट्रेस कराना है, तो ये पड़ी और ऐसे ही इसने वापसी कर ली यहां पर, और वापसी करते हुए इधर से ऐसे ही वापस होके चली गई। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को एन कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, एन डैश कह देते हैं, और कोई जरूरत पड़ी तो उसको भी कह देंगे। और हाँ, इस एंगल को आई कह दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल बोल देते हैं। ये डायग्राम बन गया, आपको समझ में आ गया इसको कैसे फिट किया। 90 डिग्री पर रे फॉल करे, जैसे पड़ेगी वैसे ही लौट जाएगी, रिट्रेस हो जाएगा। अब थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, सारे हमने लिख दिए। अब स्नेल्स लॉ लगा दो। जब ये आ रही थी तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैं केवल इतना ही लिख देता हूं, स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या लिखा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। ये सेकंड मीडियम वन, ये आई टू आर आया, तो ऐसे रिफ्रैक्शन आपने करा दिया। बाकी सारी बातें मैं लगा ही चुका हूं। अब मैं जब दोबारा लगा रहा हूं फ्रॉम मीडियम टू वन, जब रे जा रही है उल्टी, तो वहां पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ कब है? फ्रॉम मीडियम 1 टू, यहां लिख देते मीडियम 2, तब स्नेल्स लॉ लगाया। अब फिर से स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, यानी 2 से, जब ये उल्टी लौट रही थी 2 से 1 में जा रही थी, उस समय स्नेल्स लॉ लगाया। जब ये 2 से 1 में जा रही थी उस समय तो ये आई हो गया ना ऐसे जाते वक्त, तो इसको लिख दोगे साइन आर, और ये आपका आर हो गया ऐसे जाते वक्त जब जा रही है, तो ये हो गया साइन आई। और अब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये देखिए, इसको इक्वेशन 1 कह दो बेटा, इसको इक्वेशन 2 कह दो। कलर थोड़ा बदल लेते हैं, अच्छा लगेगा। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया है। तो देखिए ये साइन आर कैंसिल हो गया, साइन आई कैंसिल हो गई, वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। ये रिलेशनशिप यहां से मिल गई। और यहां से आप ये भी कह सकते हैं, एक को नीचे पहुंचा दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1 नीचे, तो ये वैल्यू हो गई 2 म्यू 1। और ये देखिए मैथमेटिकली जो हमें फॉर्मूला प्रूफ करना था, जो आप यहां पर थे, ये दोनों ही प्रूफ कर दिए। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये आपका किस हिसाब से आया है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ किसकी? लाइट की। तो इस डेरिवेशन को, मतलब मैं हर डेरिवेशन कराऊंगा जैसे अच्छी तरह सीख जाएं, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये आप दिमाग में रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेकंड मीडियम का 1 के रेस्पेक्ट में है और आपको निकालना है 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो 1 अपॉन करके इसको लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, बस। तो इसको आप नोट कीजिए। अगली बात देखेंगे कि रेक्टेंगुलर स्लैब जब होता है, ग्लास स्लैब, तो उसमें रिफ्रैक्शन का क्या हालचाल होता है, नोट कर लिया होगा आपने। तो अगली बात आ जाती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे मैं दर्शन करा दूंगा ना, उसका डेरिवेशन है। हाँ, कुछ टर्म और कुछ फैक्टर्स हमारे कोर्स में हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अब उसका कुछ प्रूफ करेंगे। क्लास 10 में क्या पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब अगर सर ले लिया जाए और उस पर एक रे डाली जाए, तो रे, ये ए बी रे और ये सी डी रे पैरेलल होती है।
जबकि प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता था। तो आप लिखते थे प्रिज्म के केस में जहां पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए प्रिज्म में जान इंसिडेंट रे और फाइनली जो इमर्जेंट रे रहती है वो पैरेलल नहीं होती। ऐसे था ना, ये आप 10th में पढ़े थे, ऐसे प्रिज्म में ऐसा होता है। तो आप कहते थे ये जो सरफेसेस हैं ये पैरेलल नहीं है, इसलिए ये वाली रे और इसके पैरेलल नहीं है। लेकिन रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, आप कहते थे 10th में कि भाई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी पैरेलल है, इस वजह से इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे ज्योमेट्रिकली कि आखिर ये रे और ये रे आपस में पैरेलल कैसे है, क्यों है, ये तो देख लें हम लोग। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। और बाकी I1 इजकल टू R2 का मतलब यही है, ये I1 है ये R2, अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। और ये बात लिखी है। और लेटरल शिफ्ट की बात की है, तो लेटरल शिफ्ट को मैं यही बताता हूं, फिर रिमाइंड कराऊंगा। जो इमर्जेंट रे होती है उससे इमर्जेंट और ये जो रे है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये दोनों रेज होती हैं पैरेलल, तो कहीं भी डिस्प्लेसमेंट आप ले लीजिए वो सब आपस में बराबरी आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम बना रहता है। ठीक है, तो ये बोलता है होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात आगे करेंगे। ये यहां पर लिखा है लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि आ तो ये ऐसे रही थी लेकिन निकली ऐसे, तो ये शिफ्टिंग हो जाती है, तो लेटरल शिफ्ट होता है। यही बात यहां लिखी है कि हेंस लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह वगैरह। अभी हम इसको देखेंगे अलग से, पहले इसका ये वाला पॉइंट हम लोग प्रूफ कर लेना चाहते हैं। आइए, और मैं आपको इसका डेरिवेशन ही लिख देता हूं, और क्या वर्ड लिखूं, तो मैं डेरिवेशन कर देता हूं। समझ गए होंगे डेरिवेशन क्या। हम ये देखने वाले हैं कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आओ ना भाई, ये ग्लास स्लैब बनाते हैं। एक मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपका दिमाग मेरे साथ चले। और यहां पर एक इंसिडेंट रे फॉल करा दो, ये एक नॉर्मल खींच दो, ये आप एयर ले लो, ये ग्लास ले लो, फिर ये एयर ले लो। अब ये एयर से ग्लास में है, तो जाना तो ये सीधी चाह रही थी, लेकिन ग्लास डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली, तो ये थोड़ी सी झुक गई, झुका दिया। अभी एंगल बना देंगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। अब जाना तो ये सीधे चाह रही थी, लेकिन क्या होगी, ग्लास से एयर में ऑप्टिकली रह तो ये थोड़ा सा अवे चली गई, ऐसे चली गई। ये हो गया कहानी। अब इस एंगल को हम कह देते हैं, इसको पॉइंट को कह दो ए, इस पॉइंट को कह दो बी, इस पॉइंट को कह दो सी, इस पॉइंट को कह दो डी। और भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो पी क्यू आर एस। और कुछ लिखा जा सकता है एंगल, ये एंगल हो गया I1 एंगल पे इंसिडेंट हुई है। और यहां पर इसको लिख देते हैं R1, रिफ्रैक्टेड वाला एंगल, पहला रिफ्रैक्शन के बाद। दूसरा देखिए, ये दोनों है पैरेलल लाइंस, दोनों परपेंडिकुलर टू द स्लैब है और दोनों स्लैब ये पैरेलल थे, तो ये R1 होगा। तो यहां पर मैं अभी अलग लिख रहा हूं लेकिन वो सेम आ जाएगा, दिस इज I2 ले लेते हैं। और ये आपका इसके लिए R2 ले लेते हैं। ये मैंने एंगल बना दिया, और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, वो डायग्राम बनाने की ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है। ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए शुरू करते हैं चीजों को लगाना। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। पहली PQ वाला जो फेस है इसके लिए IR वाली कांड, तो स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं फॉर फेस PQ। तो इससे समझ पाए होंगे PQ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां स्नेल्स लॉ लगाया जा रहा है। कुछ भी करते नहीं, बहुत सिंपल सा लॉ है, साइन I1 अपॉन साइन R1।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ले लिया, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, बहुत प्यार से काम हो जाएगा। फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, किस फेस के लिए? फॉर फेस एस आर, इस फेस के लिए। यहां पर आई और आर इसकी कहानी कर दो, तो ये हो गया साइन I2 अपॉन साइन R2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास हो गया, क्योंकि इधर से इधर आ रही थी। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन पलट के लिख दिया जा सकता है, यानी ए म्यू जी। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखा था, उसी हिसाब से लिख दिया। इस बात को समझना, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। मैं कलर बदल लेना चाहता हूं, थोड़ा अलग से दिखाई पड़ेगा आपको। 1 इंटू 2 कर दो बेटा, तो यहां पर आपने लिखा, देखिए साइन I1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू 1 अपॉन ए म्यू जी। ये आपने यहां पर लिखा, और आप जान गए कि ये दोनों तो भैया कट गए और ये वैल्यू हो गई 1। अब देखिए यहां एस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, भाई ये जो पी क्यू था ये एस आर के पैरेलल था, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल हो गए। अगर परपेंडिकुलर पैरेलल हो गए तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो ट्रांसवर्सल हो गई, बीसी 10th क्लास की ज्योमेट्री। तो इस वजह से R1 और I2 बराबर हो गया, इसलिए R1 और I2 आपका इक्वल हो गया। अब देखिए क्या हुआ, बात समझ में आई ना? I2 इज इक्वल टू R1, R1 इज इक्वल टू R2। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन I1 तो रहने देते हैं क्योंकि इसमें कोई रिलेशन बना नहीं। साइन R2 की जगह भी कुछ नहीं लिखेंगे, R2 की जगह ये शायद यहां पर R1 ठीक है और I2 भी ठीक है, ठीक है। तो ये साइन R2 लिखते हैं। अभी यहां पर देखते हैं I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ लिख गए हैं, ये सॉरी R1 था, ये देखिए R1 है, और साइन I2 की जगह लिख दीजिए आप साइन I2 की जगह R1, और साइन R2 का मामला रहा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन R2, दिस इज इक्वल टू 1। साइन R1 कट गया, और यहां से वैल्यू थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहां से क्या मिला, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1, मतलब साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू R2। और यहीं से हम समझ पाए कि जो रेस थी, मतलब इमर्जेंट रे CD थी, तो इमर्जेंट रे CD is parallel to incident ray AB। इंसिडेंट रे AB, इससे आपने प्रूफ कर दिया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि AB और CD, जिससे आप कॉन्फिडेंस फील करें। तो यहां पर देखिए जो बात सामने आई, ये सामने आई कि ये एंगल R2 एंगल और I1 एंगल बराबर हो गया। ये बराबर होने का मतलब क्या है कि ये AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं। बस बात हो गई खत्म, और यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर है उससे दोनों का एंगल बराबर आ रहा है, तो ये पैरेलल है। तो अब हम ये इसका डेरिवेशन कर पाए कि भाई AB और CD क्यों पैरेलल होती हैं, जो हम 10th में याद कर लिए थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ये डेरिवेशन जो आपके सामने आया है, ये काम का है और आपको आना चाहिए, जहां पर आप ये सिद्ध कर पाए हैं कि इमर्जेंट और इंसिडेंट रे पैरेलल हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से इतना नोट किया होगा आपने।
ये देखिए यहां पर यहां तक ले आते हैं। तो इतना नोट करने के बाद देखिए आगे की बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या, जैसे मैंने आपको बताया था और यहां लिखा भी है कि लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces। तो ये जब पैरेलल फेसेस हों एक स्लैब पर, ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट पड़े, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, रेड कलर यूज कर लें तो थोड़ा वाइब्रेंट दिखेगा, और ये जो इमर्जेंट रे है इसको सीधे बढ़ा दीजिए, ऐसे ही तो जा रही थी ये, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, पैरेलल लाइन से सब बराबर है। दिस इज नोन एज ए, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कई लोग एक्स बोलते हैं, कई लोग एल बोलते हैं, कई लोग डी बोलते हैं, जो भी आप नाम दें, दिस इज द लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। इसका ना डेरिवेशन है, ना इस पे फॉर्मूले, ना सवाल आएंगे, आपके लिए दर्शन कराने के लिए केवल लिख दिया है, क्योंकि अगली कई बातें मैं जो करूंगा वो यहां से वेरीफाई की जा सकती है फॉर्मूले से, जो मैं वेरीफाई नहीं कराऊंगा, आप चाहें तो कर लें, इसलिए यहां पर दे दिया है। जैसे नोट के तौर पे जो बातें लिखी है देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे कैन नॉट एक्सीड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये यहां पर ये जो डी आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू, इसकी अगर थिकनेस हमारी टी ली है तो इस टी से ज्यादा नहीं हो सकती। ये डिस्प्लेस मैक्सिमम कितना हो पाएगा, इस टी के बराबर। इसका वेरिफिकेशन इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, जो मैं अभी स्किप कर रहा हूं, कोर्स में नहीं है। आप और अच्छा मन आपका है कि भाई इसको और सीखें तो देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो ध्यान रखना। और भी कुछ बातें, फैक्टर्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक्स या जो भी भाषा बोल रहे हैं, ये बढ़ेगा कब, तो देखिए वो बढ़ेगा तब द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अगर इसकी मोटाई स्लैब की बढ़ाते चले जाएं तो ये एक्स बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां पर आई अगर बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो भी ये एक्स बढ़ जाएगा। लेकिन आई कितना भी बढ़ा दें, इसकी वैल्यू इस मोटाई, ये जो ग्लास स्लैब है इसकी मोटाई से ज्यादा नहीं हो सकती। और द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द स्लैब, और ये जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास ले लीजिए तो आपको ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, लिखने को आए कि किन किन तरीकों से लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा सकते हैं, तो ये तीन मेजर तरीके हैं जो आपके काम आएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। ये भी बात, क्योंकि एक एक चीज सीखते रहिए, वन टू ऑल। गोल्डन सीरीज, ये बिल्कुल आपकी प्योर गोल्डन सीरीज है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अब अगली चर्चा शुरू होती है कि भाई सर अभी तो दो मीडियम रिफ्रैक्शन, आप दो मीडियम की बात कर रहे थे, अगर दो की जगह तीन मीडियम हो जाए, मतलब जैसे ये वहां पर एयर है, एयर से रे आई, पानी है, पानी में गई, फिर ग्लास है, ग्लास में गई, फिर एयर में निकल गई। तो ये तो एक मीडियम हुआ नहीं, एक दो तीन मीडियम कम से कम दिख रहे हैं, एयर, वाटर एंड ग्लास, और फिर वो वापसी उसने कहां कर ली, एयर में। ऐसी सिचुएशंस में जो साइक्लिक ऑर्डर में रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे अभी डेरिवेशन के तौर पर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस तरह भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इससे घबराना नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू 1, फिर हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू 2, फिर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3। इन तीनों को साइक्लिक ऑर्डर 1 2 2 3 3 1 इस तरह से लिखोगे तो काट कुट के सब आ जाता है 1। और इसी से हम एक और बहुत ही शानदार रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लॉथ विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है, तो इनका रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से आता है ये। अभी इसको देख लेते हैं और डेराइव कर लेते हैं। तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। चलिए अगली बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो ये रहा इसका डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन आप जान ही रहे हैं, पीछे बातचीत की थी। फोटो बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बाउंड्री बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एक बाउंड्री ऐसे बना लेते हैं, एक और बना लो भैया। ये रहा, यहां आया था एयर जिसे आप मीडियम 1 कह रहे थे, इसको वाटर कह रहे थे आप। मीडियम 2 ये ग्लास था, मीडियम नंबर 3, और फिर ये एयर है बाहर, मीडियम 1 वापस। ठीक, यहां पर आपने रे को ऐसे फॉल कराया, नॉर्मल खींचा, एयर से वाटर है, थोड़ा सा घूम गई अंदर की तरफ, फिर वाटर से ग्लास में और घूम गई, फिर आपने बाहर निकाला, अब ये अवे चली गई। ऐसे समझ लीजिए आप। ये फिगर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जब निकलेगी इसके पैरेलल ही निकलेगी, तो ऐसे कुछ बना देते हैं, शायद कुछ हद तक पैरेलल लग रही हो। तो अभी बात करेंगे और यहाँ नाम दे देते हैं, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, इसको डी लिख दो और इसको फाइनली ई लिख दो। और एंगल की बात करते हैं, मैं ये कलर बदल लूं जिससे आपको वाइब्रेंट दिखे। इस एंगल को आप लिख दो आई, इस एंगल को लिख दो R1। ये दोनों पैरेलल थे, ये R1 तो ये भी R1। अब ये R1 के बाद इसको हम लिख देते हैं R2, ये R2 तो ये भी R2, और इसके बाद फिर ये I। क्यों I? क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि जब पैरेलल स्लैब से कोई रे इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं, तो ये AB और DE पैरेलल होंगी। यहां पर AB इज पैरेलल टू DE, रेक्टेंगुलर स्लैब। हमने पीछे अभी इसकी जानकारी ली है, भले 2-3 मीडियम हैं, उससे खोएगा कुछ भी लेकिन जाए, क्योंकि वापस एयर मिल गया है, तो सेम मीडियम में ये पैरेलल एक दूसरे के होंगी। तो शुरू करते हैं, इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। रे गोइंग कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, तो इसको लिख सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। ये देखिए जो वैल्यू थी I और R1 की वो लगा दी। अब फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 3। तो यहां लिखा 2 μ3 साइन R1 अपॉन साइन R2। ये देखिए यहां पर इसके लिए R1, ये R2। अब ये तीसरे की बात कर रहे हैं, तो रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 3 टू मीडियम 1, क्योंकि एयर वापस है, मीडियम 1 वापस है। अब इसको लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे? μ1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 और वैल्यू हो गई साइन R2 अपॉन साइन I। ये देखिए R2, ये I। बहुत ही आसान, इसको नाम दे देते हैं 1, 2 और ये रहा बेटा 3। अब तीनों को आप कर लीजिए बेटा आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर लिखा 1 μ2, 2 μ3 एंड इंटू 3 μ1 और साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। और आपने क्या देखा कि ये साइन I इससे कट गया, साइन R1 इससे कट गया, साइन R2 इससे कट गया। यानी इसकी जो वैल्यू है 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक तो ये चीज प्रूफ करनी थी जो हम यहाँ प्रूफ कर पाए। अब देखिए इससे दूसरा वाला फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको देखिए बड़े आराम से। अब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं इसी से तो 2 म्यू 3 को लिख सकते हैं 1/this one। तो 1/1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1 ऐसे लिखा जा सकता है। और 3 म्यू 1 को क्या लिख सकते हो 1 म्यू 2 इंटू 1/1 म्यू 3। ये हमने पढ़ा था, अभी एक पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इस ये लॉजिक लगाते हुए। ठीक है बेटा, बहुत आराम से। अब ये उछल के ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो गई 2 म्यू 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच गए 1 म्यू 3/1 म्यू 2। और ये एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास आ गया है। अब ये देखिए, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में मालूम है, थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का 1 के रेस्पेक्ट में मालूम है, तो इनका रेशियो रिस्पेक्ट मीडियम 3 और 2 में पता होता है। जैसे हमें ये लिखना हो कि मान लीजिए कहीं निकालना हो रिफ्रैक्टिव, व्हाइट कलर ले लेते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए म्यू 3 आगे है ना, तो रिस्पेक्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एयर के रेस्पेक्ट में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एयर के रेस्पेक्ट में, और आपका आ गया। म्यू जी ऊपर म्यू डब्ल्यू नीचे, इस तरह याद कर लो, म्यू जी अला ऊपर और म्यू डब्ल्यू नीचे, जिसके भी रेस्पेक्ट, जिसपे भी रेस्पेक्ट में लेना है। या एयर के रेस्पेक्ट में लिया है, कोई और मीडियम कोई हो उसके रेस्पेक्ट में लेना हो तो भी ऐसे कर लेना, एयर की जगह वो मीडियम आ जाएगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसको आप नोट कर लीजिए जिससे आगे की बात हम लोग कर सकें। तो ये डेरिवेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, जो एक बहुत ही मजबूत फॉर्मूला आपको देता है। इसको करने के बाद हम लोग रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की तरफ मूव करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब आता है इसमें से, और एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं, इसको आप नोट कर पाए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। ये पूरी बात आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सामने आ चुका है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो रियल और अपेरेंट डेप्थ की बातचीत करता है। इसमें भी हमें ये फॉर्मूला डराइव करना होगा, जो प्रेम पूर्वक हम डराइव कर लेंगे। तो देखिए होता क्या रियल अपेरेंट डेप्थ में, कि मान लीजिए एक बीकर लिया है आपने समझने के लिए, एक कॉइन डाल दिया नीचे। अब जब आप देखते हैं ऊपर से, तो देखने पर ये कॉइन यहां रियल डेप्थ नहीं दिखती है, इतना नीचे नहीं दिखता, ये ऊपर दिखता है थोड़ा। इसे बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। यहां से जो डेप्थ दिख रही यहां से यहां तक की, ये अपेरेंट डेप्थ हो गई, जबकि रियल डेप्थ क्या थी, यहां से यहां तक की थी। ये भी आप क्लास 10th में कर चुके हैं, हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे, इस पे बेस सवाल भी देखेंगे। और ये तो हो गया इसका रिलेशनशिप की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। दूसरा हम देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट कितनी हुई है, यानी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था और जहां दिख रहा है उसमें कितना खिसका है ये। दिस इज द एक्चुअल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट है कि ओ की जगह आई पर आ गया, शिफ्ट कर गया नॉर्मली। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अपेरेंट शिफ्ट फॉर कंपाउंड मीडिया। यहां तो समझिए वाटर भरा हुआ है, पानी भर रखा है। मान लीजिए पीछे वाला देखा ना, वाटर हो, फिर कोई ऑयल हो, ग्लिसरीन हो, वगैरह वगैरह, 3-4 मीडिया हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना किसके लिए, टोटल अपेरेंट शिफ्ट के लिए। जो अपेरेंट शिफ्ट है नॉर्मल शिफ्ट, वो डी कितनी होगी, ये T1 उस मीडियम की चौड़ाई, जैसे यहां पर ये वाटर का डेप्थ हमारा T1 है, ग्लिसरीन होगा तो कुछ और होगा, कुछ और 1 माइनस म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस म्यू 2, ऐसे करके जोड़ेंगे तो डी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल शिफ्ट इन द कंपाउंड मीडिया। और टी है रियल डेप्थ, अभी मैं लिख भी दूंगा, ये रियल डेप्थ का मतलब टी, और डी है नॉर्मल शिफ्ट जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन या प्रूफ करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं, जिससे कि प्रूफ भी हो जाए, सवाल भी लगाना है, बढ़िया तरीके से लगाएंगे। तो ये रहा बेटा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के लिए वैसे ही कहानी बनाते हैं, एक ले लो बीकर,
समझने के लिए, और कहीं तक पानी भर दो, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं जैसे ये समझ में आए कि पानी भरा है, और मैं लाइनें नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इतना हम लोग समझ लेंगे, वरना काफी घसड़ भसड़ हो जाएगी। और यहाँ कोई आपने रखा था ऑब्जेक्ट, और दिस इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ जिसे हम टी से दिखा रहे हैं अभी। और यहां पर, यहां से आप देख रहे हो तो आंखें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना बन जाए उतना ही समझिएगा। दिस इज आई, आप समझ लीजिए आई है, बहुत सुंदर, आंखें तो बन ना पाएंगी, इस पे एक और कुछ वो भी लगा दे गाढ़ा गाढ़ा। खैर चलो, आप समझ गए। अब यहां से देखिए, एक तो रे जा रही होगी सीधे, जो बिना रिफ्रैक्ट हुए यहां पहुंच जाएगी, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, और ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं। दूसरा क्या है, थोड़ा सा ऑब्लिकली रे जा रही होगी, ऐसे गई। अब यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाटर था, ये एयर है, तो वाटर से एयर जाएगा तो अपनी पाथ से नॉर्मल से अवे चली जाएगी, तो ये जानी सीधे चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे घूम गई, और इसको आपने पीछे ऐसे बढ़ाया तो ये पॉइंट आपको मिला, और यही पॉइंट पर आपको इमेज फॉर्मेशन मिले, क्योंकि दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं। अब यहां कुछ एंगल की बात करेंगे तो व्हाइट कलर से बना लेते हैं। इस पॉइंट को जहां पर ये मिला था, इसको हम बी कह देते हैं, और ये निकल रही, इसको सी बोल दो, इस पॉइंट को डी बोल दो, और कुछ बचा। चलिए बात शुरू करते हैं। ये यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस इज आई, और ये आई है, देखिए, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये आप नीचे ड्रॉप कराएंगे ऐसे, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एंगल यहां पर कितना है, दिस इज आर, तो ये देखिए आर अगर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है ना, खींची है आपने, ये दो पैरेलल लाइन है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये देखिए सीधी दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, नॉर्मल है दोनों, ये पैरेलल लाइन और ये स्ट्रेट लाइन है, तो जितना आप लाइन एंगल आर से बनाया उतना आर से बनाया। ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थोड़ा ध्यान देके सोच लेना कि भाई, प्रैक्टिस भी कर लेना। और इमेज यहां बनी थी, ये रियल डेप्थ है, और ये हो गई आपकी एपरेंट डेप्थ, यहां लिखते नहीं बनेगा, दिस इज एपरेंट डेप्थ, एडी लिख देता हूं। मेरे ख्याल से डायग्राम काफी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो आई आई सेम किया है, आर आर वो सेम होगा, पहला वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको पकड़े रहिएगा। चलिए यहां पर कुछ स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये देखिए इधर से इधर जा रही है ना, तो एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर लगा दिया। यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल आई, कौन सा एंगल है, दिस वन, तो इसको लिख दीजिए ए ओ बी, ये एंगल बराबर थे, तो ए ओ बी। दूसरा साइन आर किसके बराबर है, ए आई बी, इसको हमने लिख दिया। अब हम साइन वाला रूल लगा देते हैं, यहां पे आ जाएगा लगता है। एओबी की बात करते हैं, जो एओबी है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, तो ये रहा ए बी अपॉन बी ओ। इसी ए आई बी की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड आई बी इज द, या बी आई इज द हाइपोटेन्यूज, ये रहा बी आई। अब ये देखिए ए बी गया कट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये बी आई ऊपर चला गया, और ये बीओ यहां पर आ गया नीचे। अभी तो बहुत बढ़िया है। अब क्या है, अब आप देखो, ये आपके बनाने के लिए रे बहुत किनारे की है, अगर इसको देखना है तो ये रे इसकी आंख में जानी चाहिए ना, तभी तो दिखाई पड़ेगी। तो ये अगर मैं बहुत पास बनाता तो आपको ये आई आर बना ही ना पाता, इसलिए दूर बनाया है। तो इस बंदे को ये ऑब्जेक्ट दिखे, इसलिए ये रे के साथ ये रे जो जा रही है, ये भी इसकी आंख में जानी चाहिए।
ये कब जाएगी वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि प्यूपिल हमारा छोटा, आंख छोटी होती, पुतली छोटी होती है. एज द साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, तो ये रे हमारी काफी पास जानी चाहिए. तो द रे BC will enter the eye only if B is close to A. भाई ये आंख में तभी जाएगी ये जो B हमारे A के काफी पास हो. अगर B हमारे A के पास हुआ तो उस समय BI की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी AI के बराबर, एंड BO की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली AO के बराबर. देखिए तो ये जो BI है, ये जब B इसके पास पड़ा तो ये AI हो गया, और BO ये BA के पास पड़ा तो AO हो गया. अब इसमें इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, और रखने के बाद हमारे हाथ में क्या लगेगा, A म्यू W इज इक्वल टू BI की जगह इसको पहले अपॉन करके लिख लेते हैं. देखिए ये तो हमारे अपॉन में है ना, तो इसको कर दीजिए W म्यू A. तो हमें वाटर का रिस्पेक्ट टू एयर निकालना, 1/this 1 लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, इसको पलट के लिख दीजिए BO अपॉन BI. ये उल्टा लिखा है ना, तो इसका उल्टा कर दिया है. अब BO किसके बराबर है, AO के, और BI किसके बराबर है, AI के. यहां पे चाहे तो ऐसे साइन लगा दिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. और अब ये वैल्यू क्या हो गई, देखिए अब यहां पर A म्यू W, ये AO क्या है, AO हमारा है रियल डेप्थ, और AI क्या है बेटा, AI विच इज अपेरेंट डेप्थ. ये हो गया आपका अपेरेंट डेप्थ, और ये फॉर्मूला आपके पास आ गया. यानी ये फॉर्मूला आ गया, और कहीं पर आपको अपेरेंट डेप्थ निकालना हो, जैसे सवालों में पूछा जाएगा, तो अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, कैसे निकला मैंने आपको आपके सामने दिखा दिया. अब यहां पर लगे हाथ ना नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल लेते हैं, कितना खिसका है ऊपर. तो फिगर तो बहुत ऊपर नहीं करना चाहते वरना दिखाई नहीं पड़ेगा, यहां तक चला सकते हैं काम. तो मैं यहां पर पकड़ता हूं और इससे लिखता हूं, देखें कितना दिखता है. अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट, अभी नॉर्मल शिफ्ट देखिए कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर दीजिए, तो दिस इज दी IO, ये है नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट ये है, तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हो गई रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ. बहुत ही सरल है, बस आप पकड़ते रहिए. रियल डेप्थ कितना था, AO, अपेरेंट डेप्थ कितना था, AI, और नॉर्मल शिफ्ट को आप चाहें तो D कह सकते हैं. अब यहां पर देखिए AO तो AO लिखा रहने दिया, ये अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं. तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या लिख सकते हो, AO 1 - 1 अपॉन म्यू, और AO हमारी रियल डेप्थ है जो हम T से दिखा सकते हैं, ये जो लिखी है रियल डेप्थ, तो इसको लिख सकते हो T 1 - 1 अपॉन म्यू, और ये प्रूफ हो गया. देखिए मैं एक बार फाइनली आपके सामने आंसर आंसर का मतलब फॉर्मूला लिख देता हूं. D हमारा नॉर्मल शिफ्ट है, T 1 - 1 अपॉन म्यू, ये रिलेशन आ गया. व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट. तो इस बात को आप पकड़ के चलें और ध्यान रखें. T का मतलब है
पानी जितना ज्यादा भरा होगा उतनी शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसको, इन डेरिवेशन को नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल कुछ लगा लेते हैं। जैसे एक एक चीज जो भी आपके कोर्स में, सिलेबस में पढ़ती है बेटा, सब सरल भाषा में पूरी मैं आपको सिखा देने वाला हूं। तो ये नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इसका पीडीएफ तो मिलेगा, लेकिन कुछ बच्चों को कहना होता है कि सर पूरी स्क्रीन सर दिख जाए, तो हमें पॉज वॉज करके नोट करना हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नोट कर लेंगे। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अब ध्यान रख रहा हूं इस बात का। अब आगे की चर्चा करते हैं। यहां देखिए एक आपके पास आ गया न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए टैंक filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7. What is the actual depth of the liquid in tank? तो देखिए, आप जानते हैं कि म्यू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ कितनी हो गई? आर डी अपॉन म्यू। आर डी की वैल्यू कितनी है? आर डी तो पता नहीं। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? वही रियल डेप्थ निकालनी है हमको। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपरेंट डेप्थ कितनी थी? 7.7, और ये रही आपका म्यू था 1.3। तो रियल डेप्थ कितनी हो गई? 1.3 इंटू 7.7, यानी वैल्यू आ गई 10.01 सेंटीमीटर। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक आता है आपके सामने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछे जाने वाला टॉपिक है बहुत सरल। तो आइए उसकी चर्चा शुरू कर लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं। जो यहां फिगर बनी है मैं हाथ से ही बना देता हूं, जिससे आप पूरी बात, इसका फिनोमेना को समझ पाए। देखिए, हम लोग एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे को भेज रहे हैं। इधर से भेजेंगे, रेयर डेंसर काफी है। अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट रे अगर मैं परपेंडिकुलरली भेज दूं तो ये सीधे निकल जाती है, ये आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्लिकली फॉल कराऊं तो हमको ये मालूम है कि ये नॉर्मल से अवे जाएगी रेयर मीडियम में, तो ये सीधे नहीं जाएगी, ऐसे घूमेगी। हम समझ गए। एंगल इस समय कह सकते हो आई आर, दिस इज आर, पहली लाइन समझ सकते हो। फिर हमने क्या किया, इसको और ऑब्लिकली फॉल कराया, तो और हमने तिरछा ऐसे डाला, तो ये देखिए क्या हुआ, आई बढ़ गया, और यहां पर ये इधर जाने की जगह फिर ये अवे चली गई। अब हम तीसरी बार क्या करते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, ये इधर इसके इंटरफेस आर वैल्यू बड़ी हो रही है और इसकी इंटरफेस की तरफ आ रही है। फिर हमने इतना इसकी बेंडिंग, इतना हमने इसका आई कर दिया कि उस समय ये रे इसकी बाउंड्री से पास कर गई। इस समय देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं? रे को क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगी तो रे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती जाएगी। तो ऐसा एंगल हमको मिल गया आई, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्रिटिकल एंगल। ऐसा जो रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही हो, और अगर हम क्रिटिकल एंगल पर रे को भेजें तो वो इन बाउंड्री के इंटरफेस से चली जाएगी, इस बाउंड्री से पास हो जाएगी, मतलब उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप नहीं मानते हैं, कहते मैं इससे ज्यादा और भेज रहा हूं, आईसी से बड़ा एंगल, तो आपने एक रे और भेजी, जगह थोड़ी कम है, यहां फॉल कराई। अब ये एंगल जो आई है, ये थोड़ा दूर लिखूंगा, ये आईसी से भी बड़ा हो गया है। इस समय रे, क्योंकि पहले बाउंड्री से जा रही थी, ये वापस इसी मीडियम में घूम जाती है, और इस समय ये आई, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आई ए आई बराबर होता है, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसे बोलते हैं टोटली रिफ्रैक्टेड रे। ये टोटली रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये कैसा है, रिफ्लेक्शन हो गया यहां पर।
बात समझ में आ रही होगी ना। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल, टोटल क्यों? जितनी भी एनर्जी थी ये लाइट कैरी कर रही थी, लगभग उतनी एनर्जी लेकर, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, खर्चा नहीं हुई, पूरी एनर्जी लेकर इंटरनल, उसी मीडियम में इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए नाम टोटल सारी एनर्जी के साथ, इंटरनल मतलब उसी मीडियम में, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन होने लगा। तो यहां पर यह कार्यक्रम हो जाता है। आप देख पाए होंगे इस फिनोमिना को, यही वहां लिखा गया है। तो ये दो बातें यहां पर, एक तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आईसी का जानना। मैं यहां पर क्या सिंबल लगाऊं जिससे आप इन बातों को ध्यान रख पाए। ठीक, यही फिनोमिना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं TIR होने के लिए, जो यहां मेंशन भी की गई हैं। पहली कि रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए, तभी तो ये अवे जाएगी। और दूसरा, हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ये दो कंडीशन अगर हम करा पाए तो फिर क्या होगा? TIR हो जाएगा। चलिए बात को समझते हैं। ये बात आप लॉजिकली समझ गए होंगे। ठीक, तो बात की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द एंगल, ये क्या है? क्रिटिकल एंगल, IC, जो मैंने बताया था। वही बात लिखी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो। पीछे जाना है। denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle, ठीक है, of the denser medium and is denoted by IC। तो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में ही होगा और ये IC से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके आगे, द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दो कंडीशंस हैं। डेंसर टू रेयर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द TIR। ठीक, यही मैंने आपको समझा दिया था और ये मैंने यहां आपको खुद ड्रॉ करके दिखाया जिससे पूरी बात आप पकड़ पाए। अच्छा, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपके सामने मैंने पहले ही बता दी थी कि ये पूछी जाती है, आती है एग्जाम में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन। दूसरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। ये दोनों शर्तें होती हैं, ये दोनों शर्तें आपसे पूछी जाती हैं और ये होनी चाहिए TIR को होने के लिए। ठीक है, ये बात समझे। एक बड़ा ही धांसू रिलेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बहुत बार ये डेरिवेशन पूछा गया है, आगे पूछा जाता रहेगा, न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला लगता है। तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए, ये रिलेशन आता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। ये क्रिटिकल एंगल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां पर जैसा आप जान रहे थे कि ये देखिए फॉल कराया था, ये डेंसर मीडियम था, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम था 1, ऐसे ही काम चल रहा था। दिस इज IC और इसके लिए रिफ्रैक्शन वाला एंगल था R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके लिए हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अगर मैं स्नेल लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन R। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि साइन IC को जब करेंगे IC, तो उस समय R कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है विथ रिस्पेक्ट टू 2, डेंसर का निकालना है तो हम इसको 2 1 इसका उल्टा लिख सकते हैं नीचे, और दिस इज साइन IC अपॉन 1। तो म्यू इसको पलट दो तो 1 म्यू 2,
या केवल μ2 इज इक्वल टू 1/sin IC। और ये देखिए इंपॉर्टेंट, एक बहुत तगड़ा रिजल्ट है जो 2 लाइनों में आप प्रूफ कर देते हैं, लेकिन यहां पर रे का सिंबल बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सवालों में भी इस्तेमाल होगा और आपको डेरिवेशन खूब पूछा जाता है। ये किसके बीच का रिलेशन है? क्रिटिकल एंगल IC और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। बस काम खत्म हो गया। इसका ये बाकी किया मैंने, करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिलेशन भी आप देख पाए। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और लेके जाते हैं। देखते हैं अगला, शायद न्यूमेरिकल है। और ऐसे न्यूमेरिकल्स ना आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। प्रिज्म लगा देते हैं और वहां पर फॉल करा देते हैं एक रे, और चर्चा करते हैं आगे। खैर चलिए देखते हैं। द फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB। यहां पे नॉर्मली गिर रहा है, इस रे ऑफ लाइट की जगह मैं ऊपर बनाऊंगा क्योंकि ये कुछ इधर से जाती हुई दिख रही है। तो मैं इस रे को ऐसे फॉल गिराता हूं। ये कैसे गिर रही है? 90 डिग्री पर। इसको हटाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं, वरना इसको गायब कर देता, आपको कंफ्यूजन ना होता। इसको क्या इस रंग से भर दूं? होगा कुछ इसमें? कुछ नहीं होगा, पता तो चलेगा ही, लेकिन फिर भी चलिए, आपको कुछ हद तक अंदाजा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कोशिश थी मेरी। तो AB ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाल कलर दिखेगा नहीं भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, कहां गया, 3/2। और ये क्या है? एयर के रेस्पेक्ट में, प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बाहर पानी है, इधर सब वाटर है, वाटर में प्लेस कर दिया गया है। ठीक, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना पड़ेगा, अभी निकालेंगे। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC। अब देखिए, जब ये आगे बढ़ेगी रे ना, तो ये तो 90 पे फॉल की है, तो सीधे निकल जाएगी, यहां टकराएगी जाके। यहां जब टकराएगी तो अगर TIR होगा तो मुड़ेगी, वरना ये सीधे निकलेगी। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और साथ में ये देखना पड़ेगा इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए 90 था, ये 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये 90 है बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? दिस इज 60 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता चल चुका है, IC नहीं पता है, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे ना। तो यहां पे आ जाइए और बात, चलिए पहले लिख ही लेते हैं। ये पहले हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हमको चाहिए, क्योंकि पानी भरा है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हम जानते थे, एक फॉर्मूला सीखा है, μg/μw के, ये बराबर हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला 10 मिनट पहले पढ़ा है। μg की वैल्यू दे रखी है 3/2 और वाटर की दे रखी है 4/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। हम ये जानते हैं कि साइन IC की जो वैल्यू है 1/μgw के बराबर होने वाली है। तो इसको लिखा 1/9/8 विच इज इक्वल टू 8/9 विच इज इक्वल टू 0.89। ये साइन IC की वैल्यू है। अब हमें IC तो पता नहीं है, या तो दिया होता, तो हम साइन I निकाल लेंगे, उससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि 0 से 90 के बीच में I जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे साइन I भी बढ़ता है। तो वी विल फाइंड साइन I, और साइन I का मतलब क्या हो गया? यहां साइन I का मतलब 60 डिग्री है। ये मैं एक जगह यहां साइन I भी मेंशन कर दूं दोबारा, जिससे कंफ्यूजन किसी कीमत पे ना हो। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3 कितना होता है? 1.732/2, यानी 0.8666। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 8/9 बड़ा है, यानी साइन I इज लेस देन साइन IC, क्योंकि इसकी वैल्यू थी
0.866 और इसकी वैल्यू थी 0.89। इससे क्या दिखा हमको कि आई हमारा सी से छोटा हो गया। अगर हमारा आई आईसी से छोटा है तो ये टीआईआर होगा ही नहीं, क्योंकि टीआईआर होता ही तब है ये डेंसर टू रेयर मीडियम तो जा रही, पहली कंडीशन दुरुस्त है। दूसरे में आई की वैल्यू आईसी से बड़ी होनी चाहिए, यहां आई आईसी से छोटा है तो नो टीआईआर। क्या मतलब हुआ? रे वुड नॉट सफर टीआईआर, तो ये पास कर जाएगी। यानी यहां पर ये जो रे पड़ी हुई है जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम, इस तरीके से ये पास कर जाएगी। दिस इज द रे डायग्राम। और ये रे डायग्राम कैसे बना, ये अच्छे सवालों में आता है, ये कंपटीशन जेईई मेंस और नीट में भी मिलेगा आपको। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आता है और आपको आना चाहिए। बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो समझे नहीं रहते। अगर आप मुझसे सरल भाषा में सीख रहे हैं 100% आप समझे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और कमेंट करके भी आप बताइए कि क्या ये आप बिल्कुल क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। मेरे ख्याल से मिली होगी, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं जैसे आप पूरी चीज को बिल्डअप कर सके। तो ये न्यूमेरिकल बना होगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आपको ले चलता हूं। चलिए, ये नोट कर पाए होंगे आप। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटा। तो यहां पर कलर कौन सा है भाई? ठीक है। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। तो हमें ये पता था कि जो म्यू की वैल्यू होती है ये लेमडा इन वैक्यूम अपॉन लेमडा इन मीडियम होती है, ये हमको पता है। ये इन वैक्यूम है ये बेटा, मतलब इसलिए कि आप घबराना कंफ्यूज ना हो जाएं। और ये है इन मीडियम, लेमडा तो पहचानते ही हैं, वेवलेंथ लिखा जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये देखिए सेकंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द रे ऑफ लाइट passes from glass to air, calculate the value of the critical angle। तो ये रे कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू एयर, ये है ग्लास और ये एयर है, और ऐसे चली जाएगी। तो यहां क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है कि आईसी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त म्यू जी निकालें पहले, तो वेलोसिटी दे रखी है, यहां करते हैं हम लोग। तो म्यू जी की वैल्यू लिखी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास कर देंगे। तो सी कितना रहा? अभी वैल्यू चलो रख लेंगे, अभी ऐसे ही रख लेते हैं। और दूसरे की वैल्यू बात करते हैं। एयर तो दे ही रखा था, यानी सी की जगह एयर लिख देना चाहिए। ये कहानी हो गई। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और ठीक, अब यहां पर वैल्यू ही रख लो ना, बात खत्म करो। ये म्यूजी मतलब एयर के रेस्पेक्ट में है, और वैल्यू कितनी रही? 3 × 10⁸, और ग्लास में स्पीड कितनी थी? 2 × 10⁸। ये दोनों कट गए, 1.5 आ गया, 1.5। कोई यूनिट होती नहीं, तो म्यू हमको पता है, और म्यू का और साइन सी का रिलेशन हमको पता होता है। क्रिटिकल एंगल का जिसे आईसी लिखते हैं, कई किताब वाले साइन सी भी लिखते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसा लिख दिया है। अब ए म्यू जी हमको पता है, दिस इज 1.5, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई? 1/1.5, ये वैल्यू हो गई 0.66, और सी कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.66, और इसकी वैल्यू करीब करीब आ जाएगी 41.3
3 डिग्री। ये आपको दिया होगा, याद नहीं करना है ये आपको। दिस इज द क्रिटिकल एंगल, आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में दिया होगा या कहीं ना कहीं आपको दिया जाएगा। खैर मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लें। देखिए कितनी आसानी से आप इसको निकाल पाए हैं। एक छोटा सा सवाल न्यूमेरिकल और करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। खैर इसको आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आइए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल 45। तो आप जानते हैं कि म्यू की वैल्यू होती है 1/sin IC। तो यहां लिखा है 1/sin 45 डिग्री, ये वैल्यू हो गई √2। अब आप ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c/वेलोसिटी इन मीडियम होता है। तो c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ वेलोसिटी इन द मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा था √2 के बराबर। तो Vm की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 3 × 10⁸ विच इज 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सवाल आपके बोर्ड में आ चुका है। देखिए कितना आसान है, कोई तकलीफ आपको नहीं देता। खैर इसको नोट करें। अब हम TIR के जो एप्लीकेशन हमारे कोर्स में हैं वो पढ़ेंगे। एक तो है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसको मैं आगे लेके चलता हूं और अगली बात करता हूं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर्स, दोनों ही कोर्स में है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले प्रिज्म की बातचीत कर लेते हैं बेटा। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिफ्लेक्शन के लिए प्रिज्म मिरर की जगह क्यों यूज करते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री। यहां पर देखिए इस ये जो प्रिज्म है ये AB था ऑब्जेक्ट, और इमेज 90 डिग्री से घूम गई, ऐसे लेट गई है। तो आप 90 डिग्री पर इसकी बेंडिंग करा सकते हैं। यहां पर कितनी बेंडिंग है? 90 डिग्री। यहां पर है 180 डिग्री। ये रेज दी, देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गई नीचे, लेकिन रे का डायरेक्शन भी पलट गया है। यहां भी 180 डिग्री है लेकिन रे का डायरेक्शन नहीं पलटा है। जैसे रे जा रही है वैसे ही दिखेगी, ये सीधे की जगह उल्टा बन गया। ये कार्यक्रम हम लोग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से कराते हैं। तो प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री, मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टकरा के वापस क्यों होगी? क्योंकि TIR होगा यहां, वरना तो सीधे निकल जाती। यहां पर TIR अगर नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रे तो आगे चली जाती है। और TIR के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये डेंसर टू रेयर तो ठीक है, लेकिन I की वैल्यू 45 आ रही है, जो हमारे ग्लास प्रिज्म के लिए, फ्लिंट ग्लास हो या क्राउन ग्लास, उससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है। वो भी मैंने मेंशन किया है। टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज, ये तीसरा था ये। तो यहां पर देखिए इन द फर्स्ट 2 केसेस, वो जो 2 केस हैं, द क्रिटिकल एंगल IC फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी लेस देन द 45 डिग्री। दिस इज ट्रू फॉर बोथ क्राउन ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.252 होता है, और क्रिटिकल एंगल 41.14 होता है। तो ये क्रिटिकल एंगल से 45 बड़ा हो गया। और डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है और क्रिटिकल एंगल 37.31 है, जिसकी वजह से यहां पर TIR संभव हो पाया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए था। अब ये जो 3 तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं वो भी देख लें आप। जैसा मैंने बता भी दिया था कि ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म 45-90-45, इसको हम बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, ये 45, ये 45। तो ये आइसोसेलेस मतलब ये आर्म बराबर भी हो जाएंगी भाई, एंगल बराबर तो आमने सामने की आर्म बराबर। तो इन प्रिज्म को टू डिविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री, पहला केस आपसे देखा हमने। फिर टू इन्वर्ट एन इमेज 180 डिग्री, सीधी को उल्टी बना दिया। तीसरे में टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ फेस, यहां तो रे देखिए जा रही थी सीधे, पलट के आ गई। यहां रे सीधे जा रही, सीधे ही जा रही है, इसमें आपने पलट दिया। ये तीसरी इरेक्टिंग प्रिज्म, ये कहानी इसकी हो गई। ये 3 तरीके से प्रिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं
इनको बनाने में, इनके फिगर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो मैं बड़े सुंदर तरीके से आपको बता ही रहा हूं। अब देखिए, ये प्रिज्म को मिरर की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर सीधी इमेज बनानी है तो हम भाई खड़े हो जाते हैं शीशे के सामने, सीधी इमेज बन जाएगी, या मिरर से टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हैं, 2 मिरर लगा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का ओवर प्लेन मिरर्स? तो देखिए, पहला एडवांटेज क्या है, इन प्रिज्म द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड while there is always some loss of intensity in case of प्लेन मिरर्स। मतलब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बड़ी अच्छी रहती है। इससे फायदा क्या होता है, इमेज चमकदार बनती है, ब्राइट बनती है। जबकि जो मिरर में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वहां उसकी वजह से चमकदार इमेज नहीं बनेगी, थोड़ी उससे कम चमक लिए रहेगी। इसलिए प्रिज्म को इस्तेमाल करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म आर परमानेंट। प्रिज्म की जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी रहती है वो तब, जब तक प्रिज्म है तब तक रहेगी। मिरर जो रहता है उसके पीछे की पॉलिश खराब होती जाती है। आप घर में अपने प्लेन मिरर लगाए हुए हैं, 4-5 साल बाद, 6 साल बाद वो मिरर में धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि पीछे की पॉलिश खराब होती जाती है और मिरर भी खराब होता है, उस काम का रहता नहीं है। तो नो मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है उसमें कोई मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन नहीं होता। प्लेन मिरर में हल्की हल्की और इमेजेस भी बनती, तो शार्प इमेज आपको नहीं मिलती। इस वजह से हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं ओवर एंड अबव प्लेन मिरर्स। खैर, ये बात एडवांटेज पकड़ पाए होंगे। अब जो लास्ट इसका हमें जानना है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर आज बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में घुस चुका है। क्यों? टेलीकम्युनिकेशंस में, इंटरनेट वगैरह हमारे घरों में आता है, सब ऑप्टिकल फाइबर से भेजा जाता है, क्योंकि ये टीआईआर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस, सेवरल किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, बड़े आराम से हम इससे भेज सकते हैं, उससे भी ज्यादा। और अच्छी बात क्या है कि इसके एक एक वायर के अंदर, एक जो कई ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं एक वायर के अंदर, बहुत ज्यादा डाटा ले जाने की क्षमता होती है। एक पतला सा जो वायर इसका होता है, 20,000 टेलीफोन कनेक्शंस उससे दिए जा सकते हैं। ये इसकी पावर है, इतना डाटा कैरी कर सकता है। खैर, तो ऑप्टिकल फाइबर्स देखें, नाउ डेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब आपके घरों में हो सकता है जियो टीवी लगी हो, जैसे मैंने भी ले रखी है, वो डब्बा लगा गए हैं, वहां से इंटरनेट भी मिलता है, उसी से टीवी चला लेते हैं हम लोग। तो टीवी भी तो उसी से ट्रांसमिशन आ रहा है, जो केबल है उसका। तो केबल में ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। अब तो एयरटेल वालों का भी आने लगा है, जिनके यहाँ एयरटेल लगा वो एयरटेल देख सकते हैं, बाकी कंपनी का अंदाजा नहीं मुझे। तो ऑप्टिकल फाइबर्स टू मेक यूज ऑफ द फिनोमिना टीआईआर, ये किस पे काम करेगा? टीआईआर पर। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, भी देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर्स। ये जो कोर रहता है ये ग्लास फाइबर से बना होता है, एंड ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लैडिंग। ये जो फाइबर है इसके अंदर पतले पड़े कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग और एक बफर कोटिंग होती है उसकी सेफ्टी के लिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस क्लैडिंग का, इसके बाहर वाले का, वो μ2 होता है, इसके अंदर का μ1 होता है कोर का। और क्योंकि हमें रे अंदर से बाहर आपकी जानी है, तो μ2 की वैल्यू हमारी μ1 बड़ी होनी चाहिए। डेंसर टू रेयर, तो कोर से क्लैडिंग अगर जा, कोर से क्लैडिंग कैसे जाता देखेंगे। कोर से क्लैडिंग हम लाइट को भेजते हैं, लाइट में सिग्नल देते हैं अपने ऑडियो विजुअल लाइट के फॉर्म में। तो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तभी टीआईआर होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बाहर वाली क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा आपको बता देता हूं। ये देखिए फोटो तो वही है, यहां पर इसके 3 मेन पार्ट हैं। कोर, द सेंट्रल सिलिंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास सिलिका प्लास्टिक, ये कोर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ1 है एंड हैज ए डायमीटर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये आप समझ पाए, इसे प्लास्टिक है या फाइबर है, उसके पतले पतले जिस पे लाइट ट्रेवल कर सकती हो उसका बना देते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसके ऊपर का क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है।
द कोर इज सराउंडेड बाई ए ग्लास प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। ये भी एक मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन डेंसर होता है बाहर वाले से, डेंसर नहीं, रेयरर होता है। म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से बड़ी होगी। अब क्लैडिंग वाला है म्यू2, म्यू1 ये वाला है, तो कोर का डेंसर होगा, क्लैडिंग हमारी रेयरर होगी। तो ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू2 इज लेस देन म्यू1। In a typical optical fiber, the refractive indices of core and cladding may be 1.52 म्यू1 का, और ये है म्यू1, ये है म्यू2 1.48। तो डेंसर से रेयरर अपने भेज देंगे। तीसरा रहता है बफर कोटिंग। ये बफर कोटिंग इसलिए कि वायर हमारा जल्दी टूटे ना, इसको सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए बफर कोटिंग रहती है। और इसको बहुत तगड़ा बेंड नहीं करते, एक वायर भी पड़ी होती है, आराम से सीधे थोड़ी बहुत बेंडिंग कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बेंडिंग हो जाती है। एकदम मोड़े मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, टूट सकता है वायर। तो ये बफर इसकी जैकेट हो गई। किस तरह से देखिए ये काम करता है। यहां पर हम लोग, ये क्लैडिंग बाहर वाला पार्ट है और अंदर कोर है, लाइट को भेजते हैं हम लोग यहां, ये देखिए लाइट को, और लाइट में हमारे सिग्नल्स होते हैं। इसका जो एंगल होता है वो इस तरह भेजते हैं कि ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ये क्लैडिंग में नहीं जाती, टीआईआर हो जाता है इसका। फिर ये पढ़ती है, फिर टीआईआर, फिर टीआईआर, फिर टीआईआर। तो ये जो ऑप्टिकल सिग्नल हैं ये इसमें ट्रैप कर जाते हैं, बराबर टीआईआर होता रहता है। और एक जैसे ट्यूब में पानी फंस जाता है, उसी तरह ये लाइट इस वाली ट्यूब में, वायर में फंस जाती है। और जहां आपको निकालना है 1000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर, वहां निकाल लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि टीआईआर में एनर्जी लगभग कंजर्व रहती है, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता। आप 5000 किलोमीटर दूर भेज देंगे तो भी मिनिमल एनर्जी इसमें खत्म होती है, इसलिए डाटा ट्रांसमिशन बहुत पावरफुल रहता है। तो ये इसकी वर्किंग है जो हमें प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कहानी बता दी जो यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो एज देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन दी टीआईआर, हमारा आउटकम काफी अच्छी इंटेंसिटी का होता है, जिससे सिग्नल्स काफी स्ट्रांग रहते हैं। इंटरनेट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखते हैं बेटा, अगर किसी की हमें इमेज चाहिए तो उसके लिए एक वायर से हमारा काम नहीं चलता, एक ऑप्टिकल फाइबर से। एक ऑप्टिकल, मेरे पास था ऑप्टिकल फाइबर, मैंने ले लिया था जब वो लगाने आया था, होता तो मैं दिखाता। एक जो पतला सा ऐसा रहता है, उसमें कई पतले पतले ऐसे वायर्स भरे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के। ये इसीलिए होते हैं कि इसे बना देते हैं बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स। तो इसकी पूरी इमेज हमको बनानी है। अगर ये जो ए आपको दिख नहीं रहा है, यहां पर अगर आपको ऐसे ए लिखा हुआ है और यहां पर ए देखना है, इसमें लाइट डाली और फाइबर से होके निकली, तो उसके लिए आपको बंडल लेने पड़ते हैं ग्लास फाइबर्स के। एक फाइबर लेंगे तो पूरा क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिल पाएगा, बहुत पतला फाइबर होता है, तो लाइट बड़ी उसमें कम जाएगी आपकी, जो जाएगी वो तो निकलेगी जरूर, लेकिन कम ही जाएगी। इसलिए हम कई सारे फाइबर लगा देते हैं जो पूरी कहानी यहां छाप दें। इसी को बोलते हैं ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड ए लाइट पाइप। तो जिस तरह से आप पाइप में पानी ट्रेवल कराते हैं, वैसे ही लाइट को ट्रेवल करा सकते हैं। मान लीजिए मजाक के तौर पर या समझने के तौर पर, कोई ऐसा रूम है आपका जहां पर सनलाइट नहीं आती, कई घरों में ऐसा बन जाता है, विंडो नहीं लग पाती वगैरह वगैरह, अंधेरा रहता है, तो आप छत पर या साइड में एक तगड़ा मोटा सा लगा दीजिए ऑप्टिकल फाइबर और घुमा के लाके अपने कमरे में खोल दीजिए, तो लाइट आएगी और वो घूम घाम के आपके कमरे में उजाला कर देगी। ऐसा किया नहीं जाता, मैं केवल मजाक के तौर पे आपको बता रहा हूं कि इस तरह से लाइट को घुमा फिरा सकते हैं। जैसे घर में नल टोटी लगी है ना, अलग अलग ऊपर टंकी है, उससे बहुत सारे पाइप आए हैं और जगह जगह आपकी टॉयलेट में, वॉश बेसिन में वगैरह वगैरह नल लगे, जहां मन चाहे वहां पानी ले रहे हैं, लगा तो पानी ऊपर से ही आ रहा है। ऐसे ही इसको घुमा फिरा सकते हैं सिग्नल को, और वेरी हाई एनर्जी। तो ये इसमें ग्लास बंडल्स ऑफ ग्लास फाइबर्स होते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्लास फाइबर्स, एक ही एप्लीकेशन नहीं है कि भाई इससे हमको डाटा ट्रांसमिट करना, केवल यही बात नहीं है, कई और इसमें बड़े फायदे हैं। जैसे As a light pipe, optical fibers are used in medical and optical examination. इंडोस्कोपी वगैरह दी, क्योंकि मान लो पेट में कुछ देखना है तो डॉक्टर लोग के पास अपरेटस होता है, वो डाल देते हैं पाइप और यहां से लाइट मारते हैं, तो वो पाइप
TIR होता है वो लाइट जाकर पेट में पाइप पतला गया है वहां जाके फैल जाती है चारों तरफ। तो कैमरा होता है उनके पास, वो डाले रहते हैं पतला सा, उससे वो पूरा पेट में देख लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन वरना लाइट भेजें और टेढ़ी मेढ़ी होके आपके पेट में जाके रोशनी कर दे, ये तो बिना TIR के संभव नहीं है। इसको बोलते हैं इंडोस्कोपी। कभी किसी बच्चे की किसी आदमी की हुई होगी तो आप जान पाएंगे ये तरीका इंडोस्कोपी का होता है कि वहां जाके फिजिकल एग्जामिनेशन वो कैमरे की मदद से बहुत लाइट हो जाती है, तो सब कुछ देख पाते हैं, सब सुचारू रूप से, या कोई गड़बड़ी या डिजीज है उसका इलाज करेंगे फिर वो। तो मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट होता है। दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, टेलीकम्युनिकेशन में तो होता ही होता है, इसका यूज है। दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड 2 डायमेंशनल पिक्चर्स, ये भी भेजी जाती हैं इससे। In the form of photometric sensors, they are used for measuring blood flow in heart. हार्ट में ब्लड फ्लो को भी इससे देखते हैं। और in the form of refractometers, they are used to measure refractive indices of liquids. और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी इससे कैलकुलेट की जाती है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने के TIR ही टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन दी ऑप्टिकल फाइबर या इसके इस्तेमाल यूजेस पूछ सकते हैं। इसकी तैयारी करके रखिए। और ये केवल यही नहीं, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स को आसान भाषा में सीखना है और लेक्चर या वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे ही करना है, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो रिफ्रैक्शन का काफी पार्ट कर लेता है, सभी पार्ट कर लेता है विद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स, तो आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक एंड शेयर करें, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF लेने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।